नमस्कार। एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य में आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। जैसा कि हमारे एमए प्रीवियस का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लगा है। और जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वह 4 भागों में किया गया है, जैसा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आगे इन कालों के आगे भी अनेक उप विभाग हैं। तो हमारी जो प्रथम इकाई है वह आदिकालीन साहित्य से संबंधित है, जिसमें हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर चुके हैं। आदिकालीन रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य आदि का अध्ययन हमने कर लिया है। इसी के साथ में हमने यह अध्ययन किया था कि जो आदिकाल का समय है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से संवत 1375 माना है। और इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि इस काल में वीर ग्रंथों की रचना थी, या कह सकते हैं वीर रस आधारित जो ग्रंथ थे उनकी रचना अधिक हुई, और जो प्रधान प्रवृत्ति थी वह वीरता की नजर आई। तो इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया था। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को वीर गाथा काल की बजाय आदिकाल कहा, क्योंकि आदिकाल से हमें उस काल की, या कह सकते हैं जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक अवस्था का बोध होता है। और इसके साथ ही इसमें अनेक प्रवृत्तियों का भी कह सकते हैं कि हमें आभास हो जाता है, क्योंकि वीर गाथा काल जिन ग्रंथों 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, उनमें से अनेक ग्रंथ की तो प्रमाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया था। इसके अलावा जो विद्यापति की कीर्ति पताका, कीर्ति लता आदि थी, वह अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत थी। तो इस कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस काल को आदिकाल नाम कहना ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध होता है। और आज हम उसी श्रृंखला में आज हम आदिकाल की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं कि आदिकालीन जो साहित्य जो रचा गया था उसमें हमें क्या प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं, क्या विशेषताएं हैं आदिकालीन साहित्य की, तो इन सब विशेषताओं का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां। आदिकाल की सर्वप्रधान प्रवृत्ति है वीर रस की प्रधानता। यह सर्वमान्य है कि इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक हुई हैं, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया है, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आदिकाल की समयावधि को वीर गाथा काल नाम से अभिहित किया है। इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं, या कह सकते हैं वीर गाथात्मक रचनाएं लिखने का प्रमुख कारण यह था कि जितने भी चारण या भाट या कवि थे वह राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करने के लिए वे वीर गाथात्मक रचनाएं लिखा करते थे, वीर रस प्रधान रचनाएं लिखा करते थे, जिससे उनका आश्रयदाता प्रसन्न हो। अपनी वीरता का अतिशयोक्ति वर्णन सुनकर राजा प्रसन्न रहते थे, और वे अपने आश्रयदाताओं को अपने पास रखते थे, उन्हें उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते थे। और इसीलिए जो कवि थे अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते हुए वे कभी अपनी जीविका का कह सकते हैं प्राप्ति करते थे। द्वितीय कारण यह भी था कि इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएं लिखे जाने का कारण कि यह जो काल था, जो वीर आदिकाल था, वह काल युद्धों का काल था, अशांति का काल था। जो राजा थे युद्ध में लगे रहते थे, युद्ध हुआ करते थे, और ये जो कवि थे जो राजाओं के आश्रय में रहते थे वे हैं कलम के साथ तलवार के भी धनी थे, और राजाओं के साथ में युद्धों में जाया करते थे। तो इसीलिए उन्होंने इन वीर गाथात्मक ग्रंथों की रचना की है, और वह जो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने वह बड़े सजीव प्रतीत होते हैं। ऐसे लगता है कि उन्होंने आंखों देखी हुई घटनाओं को उस काव्य में अभिव्यक्त किया है। इस काल में लिखे गए जो पृथ्वीराज रासो है, जिसमें पृथ्वीराज के द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है, परमाल रासों में परमाल जी के युद्धों का वर्णन है, इसी प्रकार से हमीर रासों में राजा हमीर के युद्धों का वर्णन है। हालांकि विसल देव रासो भी है, लेकिन वह एक वीर गाथात्मक ग्रंथ न होकर श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है।
तो इस प्रकार से दो प्रमुख कारण थे कि एक तो जो कवि थे वह अपने आश्रयदाता को प्रसन्न रखना चाहते थे और अपनी जीविका का संचालन करना चाहते थे, इसीलिए वीर रस प्रधान ग्रंथों की रचना हुई। और उससे भी प्रधान कारण यह था कि यह काल युद्ध का काल था, युद्ध और अशांति का काल था। युद्ध हुआ करते थे, जो छोटी संकीर्ण मानसिकता थी, अपने छोटे से क्षेत्र को ही वे राष्ट्र के रूप में देखा करते थे। तो युद्ध आए दिन हुए ही किया करते थे। इसके साथ में ही साम्राज्य के विस्तार की भावना और कभी कभी रूपवती कन्याओं की प्राप्ति के लिए भी युद्ध हो जाया करते थे। तो इसीलिए इस काल में अधिकतर वीर रस प्रधान ग्रंथों की रचना हुई है। इन कवियों द्वारा इन ग्रंथों की रचना करते हुए कहा भी गया है, 12 वर्ष लो कुकर जिए, 13 लो जिए शियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इसी प्रकार से आदिकालीन वीर रस प्रधान ग्रंथों में हमें साहित्यिक सौंदर्य कम ही मिलता है और कह सकते हैं कि वर्णन की प्रधानता अधिक है। जैसे युद्धों की वर्णन की प्रधानता श्रृंगार वर्णन से संबंधित, तो वहाँ पर हमें साहित्यिक सौंदर्य के इतने दर्शन नहीं मिलते जितने वर्णन की प्रधानता है। युद्धों का सजीव वर्णन। वीर गाथात्मक काव्य में वीर रस के साथ साथ कवियों ने युद्ध कौशल की प्रस्तुति अनेक रूपों में की है। इन कवियों द्वारा जो वीर गाथात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं अपने आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए, उनकी स्तुति के लिए, तो उन वीर गाथात्मक ग्रंथों में जो उनके द्वारा वर्णन किया गया है कवियों द्वारा, वह एकदम सजीव प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण यह रहा कि यह जो कवि थे वह कलम के साथ तलवार के भी धनी थे और अपने आश्रयदाता के साथ अवसर आने पर तलवार भी उठाया करते थे, युद्ध भी किया करते थे। तो इस प्रकार से उन कवियों द्वारा किया गया युद्ध वर्णन एकदम सजीव है। उसमें कहीं पर भी हमें कह नहीं सकते कि वहाँ पर कल्पना का प्रयोग किया गया है। अगर कल्पना का प्रयोग किया गया है तो वह साहित्यिक उद्देश्य से किया गया है और इसके साथ में ही वह जो युद्ध वर्णन है वह पूर्णतः सजीव प्रतीत होते हैं। इसी के साथ ही इन युद्धों का सजीव वर्णन का प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि वे अपने आश्रयदाता की शूरवीरता, उसके पराक्रम को भी दर्शाना चाहते थे। श्रृंगार रस का प्रतिपादन। इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर अंकन हुआ है, क्योंकि अधिकतर आदिकालीन जो युग था उसमें जो अधिकतर युद्ध थे वह केवल साम्राज्य के विस्तार के लिए या केवल साम्राज्य की रक्षा के लिए नहीं होते थे, बल्कि कभी कभी रूपवती कन्याओं की प्राप्ति के लिए भी हुआ करते थे। तो इसीलिए वीर रस के साथ में स्वाभाविक रूप से श्रृंगार रस का आगमन होना कह सकते हैं कि स्वाभाविक है। इसके साथ ही इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग जो पक्ष हैं उन दोनों का बड़ा सुंदर वर्णन हमें इस काल के साहित्य में मिलता है। बीसल देव रासो एक कह सकते हैं कि श्रृंगार रस प्रधान रचना है। श्रृंगार रस के साथ के अंतर्गत भी वियोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। इसी के साथ इस काल में वीर रस के साथ साथ इसके सहायक रस जैसे कि रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस का भी सुंदर वर्णन या कह सकते हैं सुंदर परिपाक हमें इन आदिकालीन वीर रसात्मक काव्यों में मिलता है। अगली विशेषता है जो हमारे आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से मिलती है वह है कि कल्पना की बाहुल्यता एवं ऐतिहासिकता का अभाव। किसी भी साहित्य में कल्पना का प्रयोग होना स्वाभाविक है और इस कल्पना की बाहुल्यता से यह कह सकते हैं कल्पना के प्रयोग से आदिकालीन साहित्य भी वंचित नहीं रहा। द्वितीय, इस काल के जो कवि थे वह राज्याश्रित थे, तो उन्होंने अपने काव्य में कल्पना का अतिशय प्रयोग किया है या कह सकते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण प्रयोग किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य भी यही था कि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वह राज्याश्रित थे और अपने राजा को भी प्रसन्न रखना चाहते थे, जिससे उनको आश्रय प्राप्त हुआ रहे और उनका जो जीविका है वह चलती रहे। इस काल में कवियों की कल्पना की उड़ान काफ़ी दूर तक थी, इसीलिए इस काल के कवियों द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई है उसमें उन्होंने अपने राजा को बड़ा पराक्रमी, वीर आदि रूप में सुशोभित किया है।
और इसी प्रकार से कल्पना के अतिशय प्रयोग के कारण इस काल के जो ग्रंथों में जो ऐतिहासिकता है उसका अभाव पाया जाता है। इसी कल्पना के अतिशय प्रयोग के कारण इस काल की जो ग्रंथ हैं उनकी प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कल्पना के प्रयोग द्वारा इन कवियों ने साधारण घटना को भी अत्यंत चमत्कारपूर्ण बना दिया है। राष्ट्रीय एकता का अभाव। आदिकाल में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। जैसा कि पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि यह काल युद्ध और अशांति का काल था और स्वार्थ या कह सकते हैं संकीर्ण हितों से युद्ध हो जाना आम बात थी। इसी के साथ संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी राष्ट्रीयता की जो भावना थी, क्योंकि उस काल में जो प्रजा थी वह अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही अपना राज्य या राष्ट्र मानती थी, देश मानती थी और उसी के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा रखते थे। इसी के साथ पड़ोसी राजा को वह शत्रु राष्ट्र समझते थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता है। उस काल में छोटे छोटे राज्यों में भारतवर्ष विभक्त था और राष्ट्रीयता की भावना का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं और सामंतों के आश्रय में रहते थे। उनको आश्रय तभी प्राप्त होता था जब वह अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे। रासो ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। उनके धर्म, उनकी वीरता का, पराक्रम का, युद्ध कुशलता का, ऐश्वर्य का आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन इन कवियों ने किया है। इसी कारण इस काल के जो ग्रंथ हैं उनमें हमें कल्पना की बहुलता, ऐतिहासिकता का अभाव, राष्ट्रीय एकता का अभाव आदि हमें का चित्रण मिलता है। इसी के साथ में जो कवि थे उनके लिए ऐसा करना भी अनिवार्य था, क्योंकि वह स्वच्छंद लेखन नहीं करते थे, वह अपने राजा के लिए लिखा करते थे, उन्हीं के आश्रय में रहते थे और जिससे उनका जीविकोपार्जन हुआ करता था। हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। आदिकालीन साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध होते हुए भी उसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता कि इसका आरंभ कविता से ही हुआ है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में गद्य पद्य दोनों रूपों में काव्य रचना की प्रधानता थी। हिंदी से पहले की सभी भाषाएं जन भाषाएं न हुआ करती थी। वह किसी विशिष्ट जाति, समुदाय अथवा वर्ग के लिए होती थी। वह भाषाएं वह साहित्यिक रूप जन सामान्य के लिए नहीं होकर उच्च व श्रेष्ठ कुल के लिए ही हुआ करता था। हिंदी का साहित्य में पदार्पण तब हुआ जब मुद्रण का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण एक नया पाठक वर्ग सामने आया। वह वर्ग मध्यम वर्ग था जिसने हिंदी को अपनाया और उसे साहित्यिक रूप में स्वीकार किया। हिंदी जन सामान्य की भाषा है। इसमें जो हम बोलते हैं वही लिखित रूप में भी होता है, अतः लोगों को बोलने अथवा समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी और यह एक आम भाषा है। सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से आदिकाल में रचा गया साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिकालीन साहित्य ने देश विदेश के लेखकों को भी प्रभावित किया था। सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के अध्ययन से तत्कालीन महान संस्कृति के उथल पुथल का हमें परिचय मिलता है। इसी के साथ इस साहित्य के आधार पर सांस्कृतिक अध्ययन भी होने लगे हैं। उस समय के लेखक अपने राजा के राज्य में मनाए जाने वाले उत्सव, त्यौहार, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत आदि का वर्णन उन्होंने रासो साहित्य में किया है। वस्तुतः वीर गाथा कालीन साहित्य राजस्थान की मौलिक निधि और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। भाषा और प्रबंध काव्य लेखन। हिंदी भाषा का विकास भले ही आदिकाल से ना हुआ हो, परंतु उसका विकास आरंभिक काल में ही प्रारंभ हो गया था। डिंगल भाषा में भले ही अपभ्रंश की झलक मिलती है, मगर मैथिली में विद्यापति ने जो रस बरसाई है वह स्मरणीय है। इन ग्रंथों में डिंगल और पिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। मैथिली, ब्रज और खड़ी बोली में केवल मुक्त काव्य ही थे, किंतु डिंगल के छोटे बड़े अनेक प्रबंध काव्यों की रचना होते देखा जा सकता है। अर्थात डिंगल भाषा में हमने प्रबंध काव्य, खासकर रासो काव्य लिखे गए हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विसल देव रासो आदि।
इस प्रकार से हमने आदिकालीन जो साहित्य है उसकी प्रवृत्तियाँ या कह सकते हैं जो विशेषताएं हैं उसमें हमने वीर रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, श्रृंगार रस का वर्णन, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, कल्पना की बाहुल्यता, ऐतिहासिकता का अभाव आदि का हमने अध्ययन किया। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।